हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है, मोदी जी ने अभी रिसेंटली कहा जितने भी ग्लोबल वैक्सीन मेकर है कि वो इंडिया में आओ और इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करो वैक्सीन की। तो भाई इंडिया ने अच्छे तरीके से जो वैक्सीन की शॉर्टेज थी, जो हमने सेकेंड वेव में देखा था, हमारे पास वैक्सीन नहीं थी क्योंकि हमने एक्सपोर्ट कर दी थी, उसको इंडिया ने बहुत ही अच्छे तरीके से टैकल किया है इस बार। और बिल गेट्स ने भी इस चीज के ऊपर बोला, उन्होंने बोला इंडिया एक एग्जांपल है किस तरीके से इंडिया ने अपने वैक्सीन के अंदर इन्वेस्ट किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। उन्होंने अभी सरकार की बात नहीं करी, उन्होंने पूरे लॉन्ग टर्म की बात करी है। क्योंकि मैं एक क्लियरिटी देना चाहूंगा कि अगर वैक्सीन अभी बन पाई है क्योंकि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थे, वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि आज की सरकार ने कुछ किया था। ये बहुत सालों से प्रोसेस चलता हुआ आ रहा था, इस चक्कर में सब कुछ हो पाया है। अगली खबर, सिद्धार्थ माल्या जो है उन्होंने एक बुक पब्लिश करी है और ये सिद्धार्थ माल्या विजय माल्या के बेटे हैं। उन्होंने बुक लिखी है अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में। ये जो भी सिचुएशन चल रही है माल्या परिवार के साथ में, उन्होंने बताया मेंटल हेल्थ पे कैसे इफेक्ट पड़ा। तो लोग पीआर स्टंट कह रहे हैं इसको, बहुत सारे लोग। उन्होंने बोला पीआर स्टंट नहीं है, अगर मुझे पैसे ही कमाने होते इस चीज से तो मैं अपनी लैविश लाइफ के बारे में लिखता, वहां से मैं बहुत कुछ कमा सकता था। और लॉजिकल बात है कि अगर वो लैविश लाइफ के बारे में लिखते तो बहुत ज्यादा बिकता, पर ये भी बिकेगा क्योंकि सब जानते हैं उनको। अगली खबर, एक रिपोर्ट के हिसाब से 45,000 करोड़ रुपीस रेस करेगी 30 कंपनियां आने वाले आईपीओ सीजन के अंदर, अक्टूबर से नवंबर के महीने के अंदर। अगली खबर, फ्रेशवर्क्स के जो सीईओ है उन्होंने एक बहुत दिल को छूने वाली बात बोली। उन्होंने बोला कि जो मेरे रिश्तेदार थे मुझे कहते हैं तू रिक्शा पुलर के अलावा कुछ नहीं बन पाएगा, मतलब रिक्शा चलाने वाले के अलावा कुछ नहीं बन पाएगा। तो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उनको दिमाग में बचपन में ही प्लांट किया जाता, तू ये नहीं कर पाएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, तो कुछ नहीं कर पाएगा। ये बहुत ही गलत चीज होती है। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था बचपन के अंदर। मेरे को एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज में ज्यादा शौक था, लड़ाई झगड़े में शौक था, मजे करता रहता था। ये सब चीजें थी मेरी लाइफ का एक बहुत ही अहम हिस्सा, और इस चक्कर में मेरे नंबर भी नहीं आते। मैं पढ़ाई करता था, मैं चीजों को समझता था, पर मुझे लिखने की टेक्निक नहीं थी, या जो भी बोलो, मेरे नंबर्स अच्छे नहीं आते थे। तो मुझे बहुत सारे मेरे रिश्तेदार बोलते थे ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, क्या होगा इसका, इतनी लंबी लंबी कट ऑफ जा रही है, ये लड़का क्या कर पाएगा। तो आज वो सब के सब बोलते हैं कि भाई ये कुछ कर गया है। तो जब आप कुछ कर जाते हो ना, आपका जो सक्सेस होती है, जो आप अचीव करते हो लाइफ के अंदर, वो सबको दिखाती है कि आप क्या करने वाले हो। तो उस टाइम पे किसी से लड़ झगड़ के कुछ नहीं मिलेगा, उसको एक फ्यूल की तरह यूज करो अपनी लाइफ के अंदर, जिससे आप आगे बढ़ पाओ। मैंने तो ऐसा किया और आज भी मैं बहुत कॉम्पिटिटिव हूँ हर चीज को लेके, शायद वही चीज के चक्कर में, क्योंकि बचपन से ही मैंने ये चीज देखी। कंपैरिजन, इसका नंबर इतने आ गए, इसका वो ऐसा कर गया, इसका वो कर गया और तुम नहीं कर पाए। क्योंकि नंबर उस जमाने में, आज तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है, उस जमाने में नंबर ही सब कुछ होता था। जिसके नंबर अच्छे हैं वो ही सब कुछ कर पाएगा, जिसके नंबर अच्छे नहीं है वो कुछ नहीं कर पाएगा। अगली खबर आरएसएस की मैगजीन की है। तो भाई उन्होंने एक और बम फोड़ दिया है। तो उन्होंने अमेज़न को ईस्ट इंडिया कंपनी से कंपेयर करके कहा है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी 2.0 है। जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर आई थी और सब कुछ पैसे वैसे खिला के उन्होंने राज करना शुरू किया था, उस तरीके से अमेज़न भी कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसा कुछ है या फिर नहीं है, या फिर आरएसएस की मैगजीन आजकल कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स के ऊपर बात करने पे टिकी हुई है? इससे पहले इन्फोसिस को भी ट्रेटर कहा गया था, एंटी नेशनल कहा गया था। अगली खबर, जो हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर है उन्होंने बोला इंडिया को 4 डिफरेंट एसबीआई साइज के बैंक्स चाहिए, जिस तरीके से इंडिया ग्रो कर रहा है। बेसिकली अगर आप कुछ टाइम पहले देखोगे, लॉकडाउन से पहले, तो गवर्नमेंट्स सारे जो बैंक्स थे उन सारे को कोलैबोरेट कर करके एक बड़े बैंक्स बनाने की तैयारी कर रही थी। तो शायद ये उसी डायरेक्शन में बात हो रही है, और क्या पता हमको इसी डायरेक्शन में आगे भी कोई एक्शन दिख पाए। अगली खबर इंदिरा नूई की है, जो कि पेप्सिको की सीईओ थी। उन्होंने बोला, उन्होंने अपनी सबसे पहली जो परचेज करी थी वो $50 की करी थी, एक बिजनेस सूट, और वो उनकी सबसे बड़ी परचेज थी उनकी 24 साल की उम्र तक, और उन्होंने अपनी सारी सेविंग इसके अंदर लगा दी थी। उस जमाने में उनको उनकी मम्मी कहती थी जो भी साइज का तुम ले रही हो उससे बड़ा साइज लिया करो ताकि लंबे टाइम तक चले। पर उनको रियलाइज हुआ कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं और बड़ी नहीं होंगी। तो ये आपके साथ भी होता होगा, मिडिल क्लास लोग इस चीज को रिलेट कर पाएंगे। बचपन के अंदर हमको, मतलब मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ ना होता हो, कि हम बड़े साइज लेते थे और वही चीज थोड़ा लंबे टाइम तक चल जाती थी। तो नॉर्मल टी शर्ट्स अगर फिटिंग वाली पहनोगे तो फिटिंग वाली टी शर्ट जहाँ 1 साल चला करती थी या 6 महीने 8 महीने चला करती थी, आप 2 साल पहन सकते थे उस टी शर्ट को, मतलब 2 सीजन 3 सीजन में निकाल लेते थे। मेरे साथ तो होता था। साथ में उन्होंने साड़ी के बारे में बात किया। जब वो आईटी कंपनी के अंदर काम कर रही थी तो वो साड़ी पहन के जाया करती थी, और उनको किसी भी बिजनेस मीटिंग में नहीं लेके जाते थे क्योंकि वो साड़ी पहनती थी।
कितनी बुरी चीज़ है, क्योंकि ये बाहर इंटरनेशनल बात चल रही है, इंडिया की बात नहीं चल रही है। तो वहाँ पे हमारी चीज़ों को रिस्पेक्ट नहीं करी जाती थी, अब करी जा रही है, प्लस इंडियंस भी थोड़े से चेंज होने लग गए। पर मुझे लगता है कि हमको अपने कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर जगह पे। अगली खबर, जो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट लिकर कंपनी के एक्स चेयरमैन है, उनको भाई लाइफ इम्प्रिजमेंट मिली है, मतलब जिंदगी भर वो जेल में रहेंगे, और ब्राइबरी के चक्कर में चाइना के अंदर हुआ है। अब उनकी उम्र 64 ईयर्स की है, और कहा जा रहा है ना उन्होंने पैसे वैसे खिलाए सारा काम सेट करवाने के लिए। 64 साल की उम्र में जेल में लाइफ टाइम के लिए, मतलब मुझे तो बुरा फील हो रहा है इस बात को लेके। करप्शन होती है बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर, करप्शन करी जाती है, कहीं ना कहीं खिलाया पिलाया तो जाता ही है बहुत सारे बिजनेस के अंदर। पर 64 की उम्र में जहाँ पे उनके खाने पीने के जो कमाया जिंदगी भर, उसको अपनी बॉडी पे मतलब उसकी चिल मारने का टाइम था, वहां पे वो जेल में चले गए। अगली खबर, वोडाफोन आइडिया के जो सीईओ है, उन्होंने बोला गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं है हमको खरीदने के लिए, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है एक और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट खरीदने के लिए। साथ में उन्होंने ये भी बोला गवर्नमेंट चाहती है कि 3 प्राइवेट प्लेयर एग्जिस्ट करें मार्केट के अंदर, तो वोडाफोन आइडिया सरवाइव करेगा। अगली खबर एवरग्रांड की ईवी यूनिट की है। तो मैंने आपको पिछली न्यूज में बताया था, उन्होंने बोला कि उनके पास फंड्स नहीं है और वो रीपे नहीं कर पा रहे, सप्लायर्स भी उनको सामान नहीं दे रहे, और ये खबर आते ही बुरा हाल तो होना ही था, तो 26% उनके शेयर्स घटे इसके बाद। अगली खबर, ऑडी इंडिया के जो हेड है, उन्होंने बोला 100% से ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जा रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, इसके चक्कर में इंडिया के अंदर डिमांड नहीं क्रिएट हो पा रही, इस चक्कर में हम ग्रो नहीं कर पा रहे। उनका लॉजिक ये है अगर ये ड्यूटी को कम कर दिया जाएगा तो गाड़ियां कम रेट में अवेलेबल होगी, तो शायद बहुत सारे लोग गाड़ियां ले पाएंगे। अगर बहुत सारे लोग गाड़ियां ले पाएंगे तो वो भी कन्विंस कर पाएंगे पेरेंट कंपनी को कि भाई देखो यहाँ पे डिमांड है, अगर हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग लगाए तो हम और अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। गवर्नमेंट बेसिकली ड्यूटीज इसलिए बढ़ा रही है ताकि वो इंपोर्ट को रोक सके और वो फोकस कर सके कि भाई इंडिया के अंदर फैक्ट्री लगाओ। पर ऑडी जैसी कंपनीज है, जैसे इलेक्ट्रिक हम बात करके चले महंगी महंगी गाड़ियों की, टेस्ला की बात करके चले, टेस्ला भी कोई मासेस वाली गाड़ी नहीं होगी और बहुत ही ज्यादा बल्क के अंदर नहीं बिकने वाली। तो इनिशियली मुझे लगता है कि टैक्स में रियायत देनी चाहिए कंपनीज को, क्योंकि इंडिया के ना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना स्टार्टिंग के लिए उनके लिए फिजिबल नहीं रहेगा। एक बार इंडिया में डिमांड क्रिएट होगी, सब कुछ होगा, इकोसिस्टम तैयार होगा। हम ये नहीं सोच रहे ना कि अगर कोई बड़ी कंपनी इंडिया के अंदर आती है तो इकोसिस्टम भी तो डेवलप करेगी ना, तो पूरा चार्जिंग इकोसिस्टम सब कुछ तेजी से डेवलप होगा। जब इकोसिस्टम डेवलप होगा तो बहुत सारे लोग गाड़ियां लेंगे, तो फिर आप ड्यूटी व्यूटी जो भी आपको करना वो कर सकते हो। और उनको अगर डिमांड दिखेगी, इंडिया के अंदर स्केलेबल दिखेगा चीजें, तो इंडिया में फैक्ट्री लगा सकते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। अगली बार हमारी गवर्नमेंट की है, तो उन्होंने इंटरेक्टिव स्पेस मैप्स निकाले हैं जहां पे आपको जोन्स दिखाई देंगे, ग्रीन जोन, येलो जोन, रेड जोन। ग्रीन जोन पे आप 400 मीटर तक अपना ड्रोन उड़ा सकते हो, येलो जोन पे कोई अथॉरिटीज होगी जहां से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद उड़ा सकते हो, रेड जोन पे आप नहीं उड़ा सकते। तो अच्छी चीज है, मतलब वीआर टाइप्स आपको इंटरेक्टिव मैप दिखेगा कहां पे उड़ाना है कहां पे नहीं उड़ाना। गुड है। बाकी जब ड्रोन ढंग से स्केलेबल होगा तब पता लगेगा। अभी तक तो मैंने लिया नहीं है, कभी लूंगा तो मैं आपको बेटर तरीके से बता पाऊंगा कि कैसे काम करता है सब कुछ, कैसे नहीं करता। और इसी के साथ आज की न्यूज खत्म होती है। पापा न्यूज डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिन कमेंट में लिंक है, और जिन्होंने नहीं किया है वो डाउनलोड करो, जिन्होंने किया है जाके उसको यूज करो। इसी के साथ आज की न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।